हेलो बच्चों, आप लोग स्वागत है साइंस एंड जीएस एकेडमी में। आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहे हैं अलैंगिक जनन की कमी। आज का टॉपिक है अलैंगिक जनन की कमी। इसके पहले बहुत सारा टॉपिक पढ़ा चुके थे इसमें आज का टॉपिक है अलैंगिक जनन की कमी। इसमें पहले पढ़ा चुके हैं तो थोड़ा रिवीजन करा लेते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। जो भी है उसको पहले रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पढ़ा रहे थे कल बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो कल पढ़ा रहे थे बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। पूछेगा किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। यहाँ तक समझ गए। और क्यों कहा जाता है, तो बंगाल का आतंक इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि उसको जितना भी जो जलकुंभी रहता है, जैसे तालाब है तो तालाब में जलकुंभी है उत्पन्न होता है, वहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में मतलब बहुत ही कम समय में वृद्धि कर जाता है। वहाँ वृद्धि करता है, उसके बाद में क्या चीज़ करता है, तो वहाँ के जितना भी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा था सबको एब्जॉर्ब करके फास्ट में एब्जॉर्ब मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को वहाँ कमी कर देता है। तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कमी कर देता है, तो वहाँ में जितने भी जलीय जीव रहता है सब ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पे उनको मृत्यु हो जाता है। इसलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल में तो बोला जाता है उसमें भोजन मछली भात वहाँ के बंगाल का ज़्यादा है, मतलब बोला जाता है। तो वहाँ पे जब मछली मर जाएगा तो उसका अभाव होता है, तो इसलिए वहाँ का आतंक कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है समझा दिए। आज का टॉपिक है अलैंगिक जनन की कमी। अलैंगिक मतलब होता है जो अकेले जनन करता है, या तो माता हो या तो पिता हो, दोनों में से कोई भी एक जनक मिलकर जो जनन करता है उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। अ से अलैंगिक, अ से अकेले, या माता हो या पिता दोनों में से एक कोई भी जनन करता है तो उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। तो बोल रहा है अलैंगिक जनन की कमी कौन सी कारण होता है, तो अलैंगिक जनन की कमी कैसे कैसे होता है इसको पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन की कमी से उत्पन्न संतति में कोई भिन्नता नहीं आती है। इसका कहने का मतलब है कि अलैंगिक जनन जब होता है, अलैंगिक जनन से जो भी बच्चा उत्पन्न होता है, समझे, जैसे माता हो या पिता दोनों में से एक से जो भी उससे बच्चा उत्पन्न होता है, जो भी संतति का जन्म होता है उसमें कोई भी भिन्नता नहीं आता है। कोई भी भिन्नता नहीं आती है मतलब कोई भी उसमें अलग, मतलब जैसे कैसे होता है, पहले मानव कौन था, मानव कैसे पहले था, बांदर के जैसा था, बंदर के प्रजाति जैसा था। तो उसमें अगर अलैंगिक जनन होता तो हम लोग आज भी बंदर की तरह रहते। लेकिन क्या चीज़ हुआ उसमें, लैंगिक जनन हम लोग में होता था। जब माता और पिता दोनों में से जनन होता है तो फिर जन्म होता है उससे लैंगिक जनन कहते हैं। जब माता और पिता दोनों भाग लेता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो जब दोनों भाग लेते थे तो उसमें कुछ भिन्नता आया कि नहीं, तो भिन्नता आया तो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बदल गए। धीरे धीरे कुछ चेंज हुआ, बहुत ही समय से चेंज होते होते धीरे धीरे विकसित करते करते मानव में बदल गया, यहाँ तक हो गया। और इसमें क्या चीज़, अलैंगिक जनन जो भी होता है उसमें संतति में कोई भी विशेष प्रकार के विभिन्नता नहीं आ पाता है। क्या कहा अलैंगिक जनन की कमी, तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में, तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति मतलब बच्चा जो होता है, जिसने माँ ने बच्चा पैदा दी है, बच्चा दी उसको बोलता है। तो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति मतलब बच्चा, संतति में कोई भी भिन्नता नहीं आती है। जैसे कोई भी भिन्नता संतति में जैसे माता है एकदम सेम उसी आएगा भिन्नता। जैसे क्या होता है, जैसे माता जिसमें जो जीन होता है वो कुछ न कुछ डीएनए कुछ न कुछ जीन में चेंजिंग होता रहता है हम लैंगिक जनन में। जैसे कोई भी अगर, जिसे समझा रहे थे इसका पहले वाले वीडियो में कि अगर कोई बाप पागल है तो ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा भी पागल ही पैदा होगा। लेकिन अगर किसी का बाप अगर लांगड़ है तो उसका बाल बच्चा लांगड़ पैदा नहीं होगा। अगर अलैंगिक जनन से होता तो सेम, अगर लांगड़ था बाप तो बेटा भी लांगड़ पैदा होता। लेकिन लैंगिक जनन में भिन्नता आता है, और लैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं, कोई विभिन्नता नहीं आता। जैसा माता पिता है उसी सेम बच्चा भी होता है, तो उसे लैंगिक जनन की कमी तो की बोल रहा है। तो लैंगिक जनन में कोई से उत्पन्न संतति में कोई भिन्नता मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसा माता है उसी आएगा बच्चा, जैसा अगर पिता है तो उसी बच्चा आएगा, मतलब दोनों में से एक कोई जनन करता है उसे लैंगिक जनन होगा। फिर माता भी अगर लांगड़ है तो बच्चा भी लांगड़ पैदा होगा। और लैंगिक जनन में क्या होता है कि भिन्नता आता है, भिन्नता विविधता नहीं कहता, विविधता। तो अचानक कोई भी चीज़ विविध मतलब विविधता आता है। जैसे इसमें पढ़ाएंगे मेंडल के जनक पढ़ाए थे, तो मतलब पढ़ाएंगे आगे अगला चैप्टर में है तो उसमें पढ़ाएंगे एकदम बेहतर से। तो समझ गए लैंगिक जनन में जब भी बच्चा पैदा होता है तो मतलब विभिन्नता मतलब अगर बाप अगर कम मतलब उतना बुद्धि नहीं है तो बेटा में उससे बेहतर आता है। ज़रूरी नहीं है कि बेहतर आएगा, अगर कम बेसी है तो बाल बच्चा मतलब भिन्नता आता है, कुछ अलग होता है। समझे, तो लैंगिक जनन में भिन्नता आता है, अलैंगिक जनन में कोई भी भिन्नता नहीं आता है। जैसा था उसी रहेगा, जैसा था
है और रहेगा। तो किसमें? अलैंगिक जनन में। समझ गए? अब आते हैं दूसरा टॉपिक क्या कहता है, अतः इन संततियों में, अतः इन संतति मतलब अतः अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति का जन्म हुआ, तो अतः इन संततियों में मौसमी परिवर्तन या किसी बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता प्राप्त नहीं कर पाती है। कहने का मतलब इसका क्या चाहिए, जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति का उत्पन्न हुआ, उन संततियों में मौसमी परिवर्तन, जैसे कोई अभी गर्मी चल रहा है, फिर बरसात आएगा, बरसात से फिर ठंडा आएगा, तो जो मौसम परिवर्तन होता है हर 4 महीना 5 महीना पर जो मौसम परिवर्तन होता है, परिवर्तन या बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता प्राप्त नहीं कर पाता है। प्रतिरोधकता मतलब किसी प्रति के रोक देना, प्रतिरोधकता को प्राप्त नहीं कर पाता है। समझे? तो विभिन्नता नहीं आता है तो इसमें प्रतिरोधकता को रोक नहीं पाता है। समझ गए कि इन संततियों अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति में मौसम परिवर्तन या किसी बीमारी के प्रति, फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। प्रति मतलब किसी को रोग प्रतिरोधकता, रोधक कर रहा है कि नहीं, किसी के प्रतिरोधकता मतलब किसी को रोक देना, प्रतिरोधकता को प्राप्त नहीं कर पाता है। समझ गए? तो किसी भी अलैंगिक संतति के द्वारा जो जन्म लेगा बच्चा, उसमें मौसमी परिवर्तन और किसी बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता प्राप्त नहीं कर पाते। अब आते हैं अलैंगिक जनन का महत्व। अलैंगिक जनन का महत्व क्या चीज़ है? अलैंगिक जनन का महत्व, तो अलैंगिक जनन की महत्व क्या चीज़ है, आज अब ये पढ़ेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अलैंगिक जनन की कमी। अब आते हैं अलैंगिक जनन का महत्व। तो पहला क्या चीज़ था, बीज रहित पादपों में कर्मिक पर कायिक प्रवर्धन, यहाँ होगा, यहाँ कर्मिक लिखा गया है, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करवाना है। कौन द्वारा? बीज रहित पादपों में, बीज रहित पादपों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करवाना है। किसमें? बीज रहित पादपों में। बीज जैसे देखिए गन्ना क्या चीज़ है, उसको में कायिक प्रवर्धन होता है कि नहीं? गन्ना ऐसे है, इसको आधा से काट के अगर लगा दीजिएगा, उसमें रहता है 2 ठो जो रहता है ना, उसमें एक ठो आता है मुख जो उसमें निकलता है, जो वाइट आलू ने जो देखिए होगा, आलू जब रोपता है तो उसमें एगो निकल रहता है, वो जो वाइट ने निकल रहता है ना, उसमें रहता है। और गन्ना में भी देखिएगा उसमें जो आँख ने निकल रहेगा ना, उसमें रहता है, उसको ऐसे करके रोप देता है। तो उसमें कौन परिवर्तन? कायिक परिवर्तन। गन्ना, आलू, अनानास इसमें कौन परिवर्तन? बीज रहित पादपों में कायिक प्रवर्धन का जनन करवाना ही कौन चला है? अलैंगिक जनन का महत्व पहला। दूसरा क्या कहते हैं, ऐसे पादप जिसमें बीज अंकुरन की क्षमता नहीं होती है, उसे कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादपों का निर्माण करना। क्या जी कर रहा है? ऐसे पादप जिसमें बीज अंकुरन, तो बीज को अंकुरन बताए थे कि पानी में बीज को फुला देने के बाद, उसको छान लेने के बाद अगर 2 से 4 घंटा उसको छोड़ दीजिएगा तो उसमें अंकुरन आ जाता है, जो वाइट फेंक देता है, जैसे चना में। उसको चना जो बताए थे कि चना को अगर भिगो दीजिएगा, उसके बाद रात को भिगो दीजिए, दिन सुबह निकालिए और 2-3 घंटा बाद छोड़ दीजिए, देखिएगा 2-3 बजे दिन के लिए उसके बाद टेमी फेंक देगा उसमें, तो उसे अंकुरन करते हैं। तो ऐसे पादप जिसमें बीज अंकुरन की क्षमता नहीं होती है, जिसे कहे का मतलब है कि कोई भी बीज ऐसा होता है जिसमें अंकुरन की क्षमता उसमें नहीं होता, मतलब अंकुर नहीं पाता है। कोई ऐसा बीज है जिसमें अंकुरन की क्षमता नहीं होता, मतलब कोई ऐसा बीज है जो अंकुर नहीं पाता, उसमें क्षमता ही नहीं है अंकुरन करने के लिए। तो ऐसा बीज अंकुरन जिसमें क्षमता नहीं होती है, उसमें कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधों का निर्माण करा जाता है। जैसे कुछ ऐसा बीज है जिसमें अंकुरन, जैसे कोई भी सब आदमी सब काम नहीं कर सकता है, तो कोई ऐसा भी बीज है जिसमें अंकुरन की क्षमता नहीं पाया जाता है। समझ गए? कि कोई ऐसा भी जीव जिसमें अंकुरन की क्षमता नहीं पाया जाता, तो उसको कौन विधि द्वारा नए पौधा का निर्माण करा जाता है? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो उसको सब सोल्यूशन है। तो अगर वो बीज अंकुरन करने की क्षमता उसमें नहीं पाया जा रहा है, तो कौन विधि से करवाएंगे? तो कायिक प्रवर्धन विधि, कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा नए पादपों का निर्माण कराएंगे। कौन विधि द्वारा? कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा बता दिए थे कि कायिक प्रवर्धन जैसे कोई भी चीज़ को जैसे जल्दी उसको करवाना है तो उसको तना द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा सब बताए थे, तो आगे हम बताएंगे। कायिक प्रवर्धन द्वारा अगर किसी में अगर याद रखना किसी बीज को अंकुरन की क्षमता नहीं उसमें पाया जाता है, तो उसको कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा नए पौधों का निर्माण कराना है। और फिर तीसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जनन की सरल एवं तीव्र विधि है। अलैंगिक जनन में जनन की सरल एवं तीव्र विधि है। अलैंगिक जनन में कौन सा विधि है? सरल मतलब आसान विधि है, और तीव्र मतलब फास्ट, तीव्र विधि है। कौन विधि है? तीव्र विधि। तो अलैंगिक जनन में जनन की सरल एवं तीव्र विधि होता है। पूछेगा कि अलैंगिक जनन में कैसा विधि है, तो अलैंगिक जनन में सरल और तीव्र विधि होता है। कैसा? अलैंगिक जनन में सरल और तीव्र विधि होता है। अलैंगिक जनन में सरल और तीव्र विधि होता है, तो समझ गए। अब अगला आते हैं कायिक प्रवर्धन। चौथा है कायिक प्रवर्धन द्वारा फूल और फल बहुत कम समय
में प्राप्त किए जा सकते हैं कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा। कल हम बता रहे थे कि कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा जैसे एक आम का पेड़ ने, तो आम का पेड़ देख लीजिएगा, तो वो पेड़ जो रहता है उसको जल्दी कैसे फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो पेड़ जो रहता है बहुत बड़ा रहता है, उसको जो डांगी फेंकता है बड़ा होल रहता है, उसको चढ़ के उसको ज्यादातर से काट लिया जाता है। कायिक प्रवर्धन से जो गुलाब के फूल ज्यादातर से तना काट लेते थे, तो आम भी है तो उसको भी तना काट लिया, लेकिन उसमें जो उसमें मिट्टी दे के उसको जड़ उत्पन्न करने के लिए जो उसमें डालता है टहनी, उसको जड़ उत्पन्न करने के लिए उसमें कुछ दवाई दिया जाता है, तो उसके कारण जड़ उत्पन्न हो जाता है। तो जड़ उत्पन्न हो जाएगा तो जब इन साल फल देने वाला था तो फल ऐसू देगा, तो उसका तो एज भी होले, वृद्धि जनन करने की क्षमता उसमें होले, जनन करने का उम्र होले, तो क्या चीज़ करेगा, तो यहाँ भी जल्दी जब लगा देगा पेड़, तो उसको जब लग जाएगा तो वो भी 2-4 महीना के बाद जब उसका सीजन आएगा तो भी फल और फूल तुरंत दे देगा। तो कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा फूल और फल बहुत ही कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा फूल और फल बहुत ही कम समय में प्राप्त किए जा सकते हैं, ये सच्चाई है। जैसे समझना है कि कोई भी आम या अमरूद के पेड़ तो सबके घर पर है, तो जो पहले से बड़ा पेड़ है, तो बड़ा पेड़ है तो उसमें कोई भी जैसे दातमन जो करते हैं, तो दातमन ला जो करते हैं उसको काट लेते हैं, उसको काट के उसके बाद में उसको मिट्टी में प्लास्टिक ठोले लेते हैं, उसको मिट्टी में डाल के उसका कुछ मतलब जड़ उत्पन्न करने के लिए उसमें कोई दवाई डाला जाता है, उसके बाद में जड़ उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद में हम लोग मिट्टी में मतलब गड़ देते हैं उसको, मतलब उसके बाद नया फिर हो जाता है, उसको लग जाता है, तो उसके बाद 2 से 4 महीने जब उसका सीजन आता है तो खुद ही फूल और फल देता है। तो इसलिए कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा फूल और फल बहुत कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं कायिक अलैंगिक जनन अब समाप्त हो गया, यहीं तक लास्ट था अलैंगिक जनन। अब आते हैं अलैंगिक जनन क्या चीज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही लार्ज, बहुत ही मतलब डीपली गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वाला वीडियो इसका पहले वाला 2-3 पार्ट 4 पार्ट तक बता चुके हैं, ठीक। बहुत ही डीपली एक एक स्टेप करके बढ़ रहे हैं, ये एक भी टॉपिक नहीं इसमें छूटा। आज पढ़ाने जा रहे हैं लैंगिक जनन। अगला टॉपिक है लैंगिक जनन, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन क्या चीज़, लैंगिक अलैंगिक में बताए थे, अ से अलैंगिक, अ से अकेले। जो अलैंगिक जनन कहता है जिसमें अकेले या तो माता या तो पिता अकेले जनन करके संतति का निर्माण करता है, उसे अलैंगिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन उसमें एगो किया था, इसमें माता और पिता दोनों भाग। जब जनन जो अलैंगिक जनन की वह जनन की वैसी है जिसमें माता और पिता दोनों जनक भाग लेंगे और संतति का निर्माण होगा, तो उसे लैंगिक जनन कहेंगे। तो लैंगिक जनन समझना है कि कैसा जनन की वैसी विधि, जनन की वैसे जनन तो समझिए कि अपने से संतान को जो उत्पन्न करता है जनन, जनन की वैसी विधि जिसमें नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं और नए जीवों का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है, समझ गए कौन सी कहलाता है। अभी बताया कि जनन की वैसी विधि जिसमें नर यानी माता और पिता दोनों भाग लेंगे और संतति नए जीव का निर्माण होगा, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जनन का वैसा भाग जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, लैंगिक जनन। नर और मादा दोनों भाग लिए और संतति का निर्माण हुआ, लैंगिक जनन। जिसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक जनन में भाग लिए और उससे संतति का निर्माण हुआ, अलैंगिक जनन। यहाँ तक समझ गए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के फिर और इसमें पूरा डीपली जाएंगे एक एक स्टेप करके। यहाँ तक कॉपी या कलम उठा के यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद में आगे लिखते हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन की विशेषताएं। लैंगिक जनन बता दिए, इसमें नर और मादा दोनों भाग जनक भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन बताया जिसमें नर या मादा को दोनों में से कोई एक जनक भाग लेते हैं, उसे जो संतति का उत्पन्न होता है उसे अलैंगिक जनन। जिसमें दोनों जनक भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और संतति का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है, उनमें क्या क्या विशेषताएं होता है, तो समझना है। लैंगिक जनन द्विजनकीय प्रक्रिया है, द्विजनकीय प्रक्रिया है। मतलब समझे, द्विजनकीय मतलब द्वि मतलब दो और जनकीय मतलब जिसमें दोनों जनक भाग लेते हैं, नर और मादा दो। तो लैंगिक जनन द्विजनकीय प्रक्रिया है, अर्थात इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। समझ गए, यहीं पर समझ गए होंगे। और तो दिया है उसको तोड़ के, तो बायोलॉजी शब्द इसी को कहता है द्विजनकीय। सब जो शब्द रहता है पकड़ नहीं पाते हैं। द्विव मतलब दो, जनकीय मतलब जिसमें जनक मतलब माता पिता, जनकीय तो द्विजनकीय जिसमें नर और मादा दोनों भाग ले, तो द्विजनकीय प्रक्रिया है। तो लैंगिक जनन द्विजनकीय प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, द्विजनकीय प्रक्रिया। समझ गए, समझे।
जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है तो द्विजनकीय प्रक्रिया है, अर्थात इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन तो पहले से है, तो उसी विशेषताएं बताता है खाली, तो पूछ देगा कि लैंगिक जनन की विशेषताएं बताए। तो लैंगिक जनन विशेषताएं क्या बताना है, यही तो बताना है कि लैंगिक जनन एक द्विजनकीय प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों भाग जन्म लेते हैं, जन्म मतलब उसमें भाग लेते हैं, तो कौन सा कहलाता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। और दूसरा पहला लैंगिक जनन की प्रक्रिया, तो दूसरा क्या चीज़ है, तो इसमें युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का संलयन दोनों होता है। युग्मकों मतलब जो दोनों मिल के जो निर्माण करता है उसको युग्मक कहते हैं। जो दो मिल के नर और मादा दोनों मिल के युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का संलयन दोनों होता है, तो उसमें कौन सा कहलाता है, युग्मकों दोनों संलयन करके युग्मकों का निर्माण करना ही कौन सा कहलाता है, लैंगिक जनन की विशेषताएं हैं। तीसरा आते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लंबी, जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। क्या चीज कर रहा है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की अपेक्षा, मतलब अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन लंबी, जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। सही बात, जिसमें बहुत टाइम लगता है। अलैंगिक जनन के तुलना में अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन बहुत ही लंबी एवं धीमी गति प्रक्रिया है। समझ गए कि किसमें, अलैंगिक जनन में नहीं, लैंगिक जनन में धीमी और लंबी प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन के अपेक्षा लैंगिक जनन में लंबी, जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। समझ गए, पूछेगा विशेषताएं क्या चीज़ है, तो बताना है लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन की अपेक्षा लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है। तीसरा, चौथा समझते हैं क्या चीज़, तो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आपस में या जनक के समान नहीं होते हैं, अर्थात इसमें विभिन्नताएं होती है। उसमें क्या जी बताए थे अलैंगिक जनन की विशेषताएं में, कि उसमें अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आपस में मतलब एक समान होता है, उसमें भिन्नता कुछ होबे नहीं करता है। अगर माँ बाप लांगड़ है तो बाल बच्चा लांगड़, अगर बाप गोंग है तो बाल बच्चा भी गोंग। अलैंगिक जनन की बात बता रहे हैं, लैंगिक नहीं बता रहे। अलैंगिक जनन में अगर बाप पागल है तो बेटा भी पागल। अलैंगिक जनन में अगर उसमें बाप डॉक्टर मतलब लुरगर है, अगर लुरगर अकिल ज़्यादा उसमें है, बुद्धिमान है, तो बेटा भी बुद्धिमान। ऐसे होता था अलैंगिक जनन में, कोई भिन्नता नहीं है, जैसे माता पिता है उसी से बाल बच्चा होगा। अलैंगिक जनन की बात बता रहे हैं। अलैंगिक जनन में अगर माता पिता अगर लंगड़ा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसका बेटा लंगड़ा होगा, भिन्नता आया है। यही चलते यहाँ पे लिखे, देखिए क्या चीज़ बोल रहा है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आपस में या जनक के समान नहीं होता है। सही बात है, जनक के समान नहीं होगा। बाप अगर लांगड़ है तो बेटा लांगड़ होगा, नहीं होगा, आपस में या जनक के समान नहीं होगा। अर्थात यहाँ देखिए, अर्थात इसमें विभिन्नताएं होती है, मतलब उसमें उससे कुछ अलग होता है। जैसे बाप अगर डॉक्टर तो जरूरी नहीं कि बेटा डॉक्टर निकलेगा, बाप अगर मास्टर तो जरूरी नहीं कि बेटा मास्टर निकलेगा, अगर बाप पागल है तो ये भी जरूरी नहीं कि बेटा पागल निकलेगा, बुद्धिमान भी निकलेगा। तो इसीलिए बोलता है एग्जाम्पल कि बाप डॉक्टर तो बेटा डॉक्टर निकलेगा, नहीं, तो जरूरी नहीं कि वही निकलेगा, बेहतर होगा, उससे खराब भी हो सकता है, मतलब उसमें मतलब सेम नहीं होगा, कुछ विविधता आएगा, कुछ विभिन्नता आएगा। किसमें, लैंगिक जनन विभिन्नताएं आएगा, लैंगिक जनन में विविधताएं आएगा और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं आएगा। समझ गए, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं आएगा। अगर जैसे बाप माता और पिता एक समान है, जैसे अगर उन दोनों में से कोई एक है, अगर लांगड़ है तो लांगड़ ही बच्चा पैदा होगा, लेकिन लैंगिक जनन में अगर लांगड़ है तो जरूरी नहीं लांगड़ से बेस्ट पैदा होगा, मतलब विभिन्नताएं आएगा। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आएगा, लैंगिक जनन संतति आपस में या जनक के समान नहीं उत्पन्न होगा, अर्थात उसमें अर्थात कौन जो होगा, विभिन्नताएं होती है। जीवन चक्र की अवस्थाएं कितना है, तो जीवन चक्र में अवस्थाएं 3 है। कितना अवस्थाएं हैं जीवन चक्र में, जीवन चक्र मतलब समझे, जन्म से लेकर मृत्यु तक ले कितना चक्र आता है जीवन में। एक मानिए जीवन है, जैसे कोई भी मतलब एक बच्चा को उठा लीजिए, जन्म लिया, उसमें कितना चक्र आएगा, तो जीवन चक्र कितना है, टोटल 3 है। जीवन चक्र कितना टोटल 3 है। तो अब कौन कौन है, तो पहला जन्म लिया, तो देखिए पहला कौन आता है, जिससे जन्म लिया तो वृद्धि करते करते 12 से 13 साल से जाएगा, तो कौन अवस्था में, किशोरावस्था में। तो जीवन चक्र अवस्थाएं कितना है, 3 गो, पहला किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था, तीसरा जीर्णावस्था। कौन अवस्था, जीर्णावस्था। तो किशोरावस्था किसे कहते हैं, प्रजनन अवस्था किसे कहते हैं, जीर्णावस्था किसे कहते हैं, सब बताएंगे। तो पहले किशोरावस्था में आते हैं। किशोरावस्था किसे कहते हैं, जो बच्चा जन्म लेने के बाद 12 जब 13 वर्ष में जाता है तो किशोरावस्था में रहता है। किशोरावस्था में बच्चा बहुत ही तेजी से तीव्र गति से वृद्धि करता है, तीव्र गति से। जितना ही बच्चा देखिएगा, जितना ही बच्चा
अगर वो मतलब वृद्धि किया है, अगर लंबा भी हो गया है, दिमाग तेज भी हो गया है, तो किशोरावस्था में ही होता है। बहुत ही तेजी से मतलब हार्मोन जो होता है बहुत तेजी से वृद्धि करता है किशोरावस्था में। तो उस समय जो होता है बहुत अधिक से अधिक हार्मोन वृद्धि करता है। तो किशोरावस्था में बच्चा तीव्र गति से वृद्धि करता है। तो समझिए कि कहता है जन्म से प्रजनन तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। जो कहते हैं किशोरावस्था, जन्म से प्रजनन तो मतलब जन्म से प्रजनन तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। प्रजनन मतलब समझे, जो जब तक प्रजनन मतलब तो जब अपने से संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, जनन अवस्था मतलब जैसे जनन अवस्था शादी ब्याह के बाद जो होता है 22 साल के बाद जो होता है जनन अवस्था आता है। 20-22 साल के बाद जनन अवस्था आता है। ठीक, तो 20 प्लस रहेगा तो जनन अवस्था। तो चेक कर जन्म से लेकर प्रजनन तक किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था जन्म से लेकर प्रजनन अवस्था तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। प्रजनन तक तो किशोरावस्था कहलाता है। तो जन्म से जब जन्म हो बच्चा को, अब प्रजनन अवस्था तक की अवस्था को ही किशोरावस्था कहते हैं। समझिए, किशोरावस्था जीवों के जीवन चक्र की प्रजनन पूर्व अवस्था जीवों के जीवन चक्र की प्रजनन पूर्व अवस्था कहलाता है। जीवों के जीवन चक्र के अवस्था को ही प्रजनन अवस्था कहलाता है। कौन सी? पूर्व अवस्था। इसमें जीव तीव्र गति से वृद्धि करता है। इसमें जीव तीव्रता से, किशोरावस्था में कोई भी जीव तीव्र गति से वृद्धि करता है। उसका हार्मोन इतना मतलब फास्ट से नहीं करता कि तीव्र गति से वृद्धि करता है। शरीर से में वृद्धि करता है। शरीर भी मतलब वृद्धि किसमें करता है? किशोरावस्था आता है तभी चेंजिंग आता है। हार्मोन बहुत ही फास्ट वृद्धि करता है किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही बहुत ही फास्ट तीव्रता एवं वृद्धि करता है। पादप में इसे कायिक अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था को पादप में कायिक अवस्था कहते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि पूछेगा क्वेश्चन कि पादप में किशोरावस्था को क्या चीज कहते हैं? पूछेगा कि पादप में, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, पादप में कायिक अवस्था को क्या चीज कहते हैं? कायिक अवस्था को क्या कहते हैं? कायिक अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिल रहेगा प्रजनन अवस्था, दूसरा पूर्णजनन, दूसरा क्या चीज दिल रहेगा? जीर्णावस्था, सी दिल रहेगा किशोरावस्था, दिल रहेगा इनमें से सभी तो कौन मारना है इसमें से? कि पादप में कायिक अवस्था को क्या कहते हैं? तो देखिए, पादप में से कायिक अवस्था कहते हैं किसको? किशोरावस्था को। तो पादप में कायिक अवस्था को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था कहते हैं। कौन जी कहते हैं? किशोरावस्था। पादप में कायिक अवस्था को क्या जी कहते हैं? तो किशोरावस्था कहते हैं। यहाँ तक समझिए। अब एक बार रिविजन कराते हैं फास्ट में, जहाँ से पढ़ाते थे तो वहीं से, उसके बाद में क्लास को एंड करेंगे। तो पहले देख लीजिए, बोल रहा है लैंगिक जनन विशेषताएं। तो लैंगिक जनन विशेषताएं क्या होता है? लैंगिक जनन विशेषताएं कहता है लैंगिक जनन में कि लैंगिक जनन द्विजनकीय प्रक्रिया है। द्विजनकीय मतलब जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और संतति का जन्म देते हैं, तो उसे लैंगिक जनन की तो पहला विशेषताएं होगी। जिसमें दूसरा कि जिसमें युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का संलयन दोनों होता है। दोनों नर और मादा दोनों मिलकर संलयन करने के बाद युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की अपेक्षा बहुत ही लंबी और तीव्रता से, बहुत ही धीमी गति से वृद्धि करता है अब लैंगिक जनन की तुलना में। लैंगिक जनन, और फिर चौथा चीज कहता है लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आपस में या जनक के समान नहीं होता है। लैंगिक जनन में जिसमें माता और पिता दोनों भाग जन्म लेते हैं और संतति का जन्म देते हैं, तो उसमें माता या पिता जैसा सेम नहीं होता। मतलब कुछ कुछ गुण मिलेगा, डीएनए मिलेगा। इससे कैसे पता चलता है कि उसका बच्चा है? अच्छा, ये बात होता है कि जिसे पूछता है कि जिसे बच्चा भुला गया, तो कैसे पता कर सकता है कि इसी का माता पिता है? कैसे पता करेगा? तो ऐसे पता करेगा जैसे उसमें डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही पता कर लेगा किसका बच्चा है और किसका पिता है। ठीक। और जीवन चक्र की अवस्थाएं कितना होता है? तो जीवन चक्र की अवस्थाएं टोटल 3 होता है। जीवन चक्र की अवस्थाएं टोटल कितना होता है? 3। कौन कौन होता है? पहला किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था, तीसरा जीर्णावस्था। तो किशोरावस्था कहता है जन्म से लेकर प्रजनन तक की अवस्था को ही किशोरावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर जहाँ तक शादी ब्याह तक, मतलब शादी ब्याह तक के उम्र तक के ही कोई किशोरावस्था कहते हैं। जीवों के जीवन चक्र की प्रजनन पूर्व अवस्था में होता है। इसमें जीव तीव्रता से वृद्धि करता है। किशोरावस्था में कोई भी जीव देखिएगा, किशोरावस्था आएगा बच्चा का तो उसमें शरीर में डेवलप करेगा हार्मोन चेंजिंग होगा।
बहुत तरह के मतलब शरीर में जितना भी मतलब शरीर में जितना भी पार्ट होता है सब चेंजिंग होता है और वृद्धि करता है। तो इसमें जीव भी कोई भी दिमाग मस्तिष्क सब वृद्धि करता है कौन किशोरावस्था में। सी लगातार 18 से 25 तक ले जितना भी है झुकने का मतलब पढ़ने लिखने का एकदम पूरा मन से पढ़ ले। पादप में इसे कायिक अवस्था कहते हैं। तो पूछेगा कि पादप में कायिक अवस्था किसको कहते हैं, तो किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अब क्लास को लास्ट करते हैं। अब अगला वीडियो में आएगा, कल अब आएंगे उसको पढ़ाएंगे। यहाँ तक आ जाते हैं, कुछ काम है निजी अपना काम है तो उसमें जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक वीडियो ध्यान दीजिए, धन्यवाद।